हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम नेक्स्ट पार्ट 3 कंटिन्यू करेंगे। आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो अभी तक हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे। तो अब क्या हुआ कि अचानक से कैसे सब ये चेंजेस आने लग गए। तो मैं आपको एक स्टोरी की तरह बताती हूँ। देखो बच्चों, हुआ क्या था, एक समय की बात है कि एक बहुत ही शक्तिशाली और समझदार आदमी था। उसका नाम था नेपोलियन बोनापार्टे। उसने फ्रांस पर ही नहीं बल्कि यूरोप के बहुत बड़े बड़े देशों पे जैसे कि इटली, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और डच रिपब्लिक पर भी अपना कब्जा पूरी तरीके से जमा लिया था। जैसे ही उसने ये नए नए इलाके जीत लिए ना, तो उसने सोचा कि मैं सिर्फ इन पर राज नहीं करना चाहता, इनकी जिंदगी भी बेहतर बनाना चाहता हूँ। तो उसने वहां पर क्या करना शुरू कर दिया, रिफॉर्म्स लाने शुरू कर दिए, यानी कि सुधार इन जगहों पर भी शुरू इसने कर दिए जो उसने पहले फ्रांस में किए थे। अब क्या हो गया, यहाँ पर एक ट्विस्ट आ गया बच्चों। ट्विस्ट ये आया कि नेपोलियन जो था ना, वो खुद ही राजा बन गया। तो अब लोगों ने सोचा कि भाई उन्होंने इतनी लड़ाई लड़ी, उन्होंने इतना सब कुछ करा कि भाई डेमोक्रेसी लाए, राजा का राज हटाए, मोनार्की सिस्टम हटाया जाए। तो ये क्या हो गया, डेमोक्रेसी तो खत्म ही हो गई, जनता का राज तो खत्म हो गया, ये तो फिर से एक सम्राट बन गया। लेकिन नेपोलियन का दिमाग जो था ना, वो बहुत ज़्यादा शार्प था। उसने सोचा चलो राज तो मेरे पास है ही, पर सिस्टम को मैं थोड़ा ना मॉडर्न और स्मार्ट बना सकता हूँ। उसने क्या किया कि रिवॉल्यूशन के समय के जो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स है जैसे इक्वालिटी, लॉ, प्रॉपर्टी राइट्स, उसको अपने सिस्टम में ना उसने इंक्लूड कर लिया, शामिल कर लिया। जैसे कोई बॉस हो जो खुद डिसीजन ले लेकिन हर एम्प्लॉय को बराबर का मौका भी दे। तो ऐसे ही इस नेपोलियन ने करा। अब देखो बच्चों, मेन चीज क्या आती है, सिविल कोड ऑफ 1804। नेपोलियन ने 1804 में एक नया कानून बना दिया जिसका नाम था सिविल कोड ऑफ 1804। इसे हम नेपोलियनिक कोड भी बोलते हैं। इसमें आपको 3 चीजें याद रखनी है। क्या क्या इंक्लूड थी, सबसे पहले इसने ये किया कि बेस्ड ऑन बर्थ, यानी कि जन्म के आधार पर कोई भी स्पेशल राइट किसी को नहीं मिलेगा। जैसे अगर आप राजा के बेटे हो तो भी आपको कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं मिलेगी, पहली चीज। दूसरी, एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ, सब बराबर है कानून के सामने, राजा हो गरीब हो सब एक जैसे ही ट्रीट होंगे, किसी को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। तीसरी बात, सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, हर किसी को प्रॉपर्टी रखने का राइट है, जमीन हो या घर सबके नाम हो सकते हैं। जितने भी लॉज थे, कानून थे, वो फ्रांस के बाहर भी उसने भेजे। इटली, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, डच रिपब्लिक, जहां जहां नेपोलियन का कंट्रोल था, ये सब होने लगा। अब उसने क्या किया, एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम। नेपोलियन ने ना वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा सिंपल बना दिया। उसने बोला इतने सारे स्मॉल स्मॉल स्टेट्स और अलग अलग लॉज किस काम के, सबको एक जैसा ही कर देते हैं। तो उसके लिए उसने फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म कर दिया। फ्यूडल सिस्टम होता है बच्चों की जहाँ पर राजा या जमींदार के पास सारी पावर होती थी। उसने क्या किया, पेजेंट्स को यानी किसानों को सर्फडॉम से आज़ादी दी। सर्फडॉम का मतलब होता है जो पहले जमींदार के गुलाम जैसे हुआ करते थे। और थर्ड, मैनोरियल ड्यूज, यानी कि जो पीजेंट को अपने मालिक को देनी पड़ती थी उसे भी हटा दिया। जो ड्यूज पेजेंट्स को अपने मालिक को देनी पड़ती थी उनको सबको इसने, नेपोलियन ने हटा दिया। अब सोचिए कि एक किसान जो पहले हर साल अपने जमींदार को अनाज देने को मजबूर था, पर अब वो आज़ाद हो गया है, तो उसकी तो खुशी के ठिकाना ही नहीं है। इस तरीके से होने लगा। अब और क्या क्या डेवलपमेंट होने लगा, सिर्फ गाँव में ही नहीं, शहरों में भी बहुत सारे चेंजेस आ गए। जैसे कि
गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जो छोटे छोटे कारीगर और बिजनेसमैन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, वो सब हटा दिए गए। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर दिया गया, नए रोड्स, नए ब्रिजेस, पोस्टल सिस्टम, ये सब बना दिए गए। इससे हुआ क्या? देखो, इससे हुआ ये कि छोटे बिजनेसमैन और कारीगर खुश हो गए। यूनिफॉर्म लॉ, स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर्स और कॉमन करेंसी आ गई। उसने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान भेजना बहुत ज़्यादा आसान कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल एक शॉपकीपर है जो पहले हर शहर में अलग अलग कॉइन और रूल से परेशान रहता था, लेकिन अब सिंपल सिस्टम में काम कर रहा है, सब कुछ स्टैंडर्ड है, तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो गया। अब देखो क्या हुआ कि शुरुआत में ना कई लोग इस बात से तो बहुत खुश थे, जैसे होलैंड, स्विट्जरलैंड, ब्रुसेल्स, मिलन, ये सब सोच रहे थे कि फ्रेंच लोग आए हैं आज़ादी देने। उन्होंने नेपोलियन के सोल्जर्स का लिबर्टी के मैसेंजर के रूप में स्वागत किया। देखो इन सब कंट्रीज ने क्या किया, नेपोलियन के जो भी सोल्जर्स थे उनका एक तरीके से लिबर्टी के मैसेंजर्स के रूप में स्वागत किया। उनको ये लगा कि ये हमारे लिए आज़ादी लेकर आए हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद लोगों को समझ में आया कि पॉलिटिकल फ्रीडम तो उन्हें मिली ही नहीं है, उल्टा टैक्स और बढ़ गया है, न्यूज़ पर सेंसरशिप लग गया है और फ्रेंच आर्मी में ज़बरदस्ती हमें भर्ती करना शुरू कर दिया गया है। तो लोग सोचने लगे कि ये तो हम पर राज करने आए हैं, हमसे आज़ादी छीनने आए हैं। इस तरीके का होने लग गया, सब हमारा फ़ायदा उठाने आए हैं, ऐसा लोग जो है वो सोचने लगे। तो अब देखो बच्चों, एक सीन देखते हैं ये वाला। यहाँ पर क्या हुआ, ट्री ऑफ लिबर्टी है, ये जो बीच में ट्री है, ये ट्री ऑफ लिबर्टी पर लिखा है कि टेक फ्रीडम एंड इक्वालिटी फ्रॉम अस, द मॉडल ऑफ ह्यूमैनिटी। इसका क्या मतलब है, ये एक तरीके से ताना था। लोग कह रहे थे तुम आज़ादी देने आए थे या आज़ादी को लेकर जाने के लिए आए थे, ऐसा लोग देखिए आप बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस पेंटिंग में इस तरीके से हम लोगों को दिखाया गया है। अब देखो बच्चों नेक्स्ट पेंटिंग देखते हैं, ये फिगर 5 में यहाँ पर क्या दिया गया है। यहाँ पर एक तरीके से ना नेपोलियन की हार शो करी गई है, एक पोस्टमैन का जोक बनाया गया है। देखिए एक नेपोलियन को पोस्टमैन के रूप में दिखाया गया है। यहाँ पर वो फ्रांस वापस जा रहा है क्योंकि वो हार चुका है लिप्जिग 1813 में, और उसका बैग से जितने भी लेटर्स है वो सब बाहर गिर रहे हैं और हर लेटर पर क्या लिखा हुआ है, इटली, जर्मनी, नीदरलैंड, यानी उसके हाथ से एक एक टेरिटरी निकलती जा रही है। ये जो लेटर्स गिर रहे हैं ना, ये सब ये शो कर रहे हैं कि उसके हाथ से सारी टेरिटरीज जो है वो निकलती जा रही है। जैसे एक सेल्समैन जो मार्केट में सब कुछ बेच के खाली हाथ घर लौट रहा हो ना, इसी तरीके से ये नेपोलियन भी खाली हाथ वापस फ्रांस लौट रहा है। तो बच्चों कहने का मतलब क्या है कि मॉरल ऑफ द स्टोरी है क्या, कि नेपोलियन ने रिफॉर्म्स तो किए, लोगों को आज़ादी और एक बेटर सिस्टम देने की कोशिश की, लेकिन जब पॉलिटिकल कंट्रोल, टैक्स और आर्मी में ज़बरदस्ती भरा गया, लोगों को आर्मी में ज़बरदस्ती आई, तो लोगों ने उसे ऑप्रेसर समझना शुरू कर दिया, मतलब उसके खिलाफ करना शुरू कर दिया सबको कि नहीं ये हमारी आज़ादी हमें देने नहीं आया है, ये हमारी आज़ादी जो है हमसे छीनने आया है। अच्छा, अब इतना तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों देखो एक ये है फिगर नंबर 3 में, देखो बच्चों क्या लिखा है, ये इस पे ना एक अलग से क्वेश्चन भी आ जाता है। यूरोप आफ्टर द कांग्रेस ऑफ वीना 1815। देखो बच्चों ये ना ट्रीटी ऑफ वीना थी, आगे इसके बारे में आएगा, पर मैं अभी आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि ट्रीटी ऑफ वीना जो है वो 1815 को एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट के रूप में जाना जाता है, जो नेपोलियन के यूरोप में किए गए जो भी चेंजेस थे, बदलाव थे, उनको वापस करने के लिए बनाई गई थी कि भाई ये जो नेपोलियन जो भी चेंजेस ला रहा है इसको सबको वापस लो। ठीक है, जैसे नेपोलियन फ्रांस का एक एम्परर बन गया था
और पूरे यूरोप में रिफॉर्म्स ला रहा था, बदलाव ला रहा था। लेकिन जब उसने ज़्यादा एरिया कॉन्कर करना शुरू कर दिया ना, सब ज़्यादा कब्जा करना शुरू कर दिया और लोगों पर टैक्स, सेंसरशिप और ज़बरदस्ती आर्मी में भर्ती करना सबको स्टार्ट कर दिया, तो यूरोप के बाकी जो किंग्स थे और जो लोग थे वो उससे गुस्सा हो गए। और आखिर में 1815 में नेपोलियन की हार हो गई, बैटल ऑफ वाटरलू में बोलते हैं उसे, ठीक है। तो यूरोप के जो राजा थे, राज्य थे, वो बैठते थे वीना। वीना जो है ना बच्चों, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, ठीक है। उनका एम था कि नेपोलियन ने जो उल्टा पुल्टा सब कुछ किया है ना, उसे सुधारो और यूरोप में पुरानी जो शांति है और मोनार्की सिस्टम है ना, वो वापस ले आओ। इस मीटिंग को बोला गया कांग्रेस ऑफ वीना 1815। इसका मेन एग्रीमेंट था ट्रीटी ऑफ वीना। तो आपने ये बच्चों बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। तो ट्रीटी ऑफ वीना में ना थोड़ा डिसाइड क्या क्या किया गया, मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बता दूँ। फ्रांस की बाउंड्री छोटी कर दी गई। नेपोलियन ने फ्रांस को बड़ा बनाया था, लेकिन ट्रीटी के बाद फ्रांस को 1790 के मैप तक वापस ले जाया गया। जो टेरिटरीज उसने जीत ली थी सब ले ली गई। दूसरा, फ्रांस के आसपास स्ट्रॉन्ग स्टेट्स बनाए गए ताकि फ्यूचर में फ्रांस फिर से यूरोप पर कब्जा न कर ले। उसके आसपास बफर स्टेट्स बना दिए गए। नीदरलैंड्स को बेल्जियम के साथ मिला दिया गया। प्रूशिया को फ्रांस के पास वाली लैंड दे दी गई। इटली के कुछ पार्ट्स ऑस्ट्रिया को दे दिए गए। तो मोनार्की वापस आ गई। जहाँ जहाँ नेपोलियन ने राजा हटा दिए थे, वहाँ वहाँ ओल्ड किंग्स को वापस लाया गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रांस में लुइस 18 को फिर से किंग बना दिया गया था। पावर का बैलेंस मेंटेन किया गया, कोई भी कंट्री ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए, इसलिए बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन किया गया। हर बड़े देश को थोड़ा थोड़ा एरिया दिया गया। पुराने वैल्यूज का वापस आना हो गया। कांग्रेस का मेन एम था रेवोल्यूशनरी आइडियाज से यूरोप को बचाना। उनका मानना था कि फ्रीडम, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी ये सब कैओस लाते हैं, हमें मोनार्की और ओल्ड सिस्टम वापस चाहिए। तो बच्चों इसका दो इम्पैक्ट आए, एक पॉजिटिव आया, एक नेगेटिव आया। पॉजिटिव क्या आया कि यूरोप में लगभग 40 साल तक कोई बड़ी वॉर ही नहीं हुई। 1815 से लेकर 1850s तक एक तरह का पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बन गया। और नेगेटिव ये हुआ कि लोगों की आज़ादी और राइट्स तो छीन लिए गए। जहाँ लोग डेमोक्रेसी चाह रहे थे, इतना सब कुछ कर रहे थे, वहाँ फिर से राजा आ गया। नेशनलिज्म और लिबरलिज्म का पूरी तरीके से खात्मा हो गया, बिल्कुल उसको दबा दिया गया। इस वजह से बाद में 1830 और 1848 में यूरोप में नए रेवोल्यूशंस हुए, क्योंकि लोग फिर से डेमोक्रेसी और राइट्स जो है वो मांगने लग गए। तो ये था बच्चों इस पूरे पार्ट का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। आगे ही इसी तरीके से हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। मेरे साथ मेरे चैनल पर हमेशा बने रहिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे नेक्स्ट पार्ट अपलोड होते ही आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाए। थैंक यू वेरी मच।